दोस्तों, आज की कहानी हकीकत पर मबनी है कि कैसे फैशन ने लड़कियों की जिंदगी और हमारे कल्चर को तबाह करके रख दिया है, जिसकी वजह से इंसान तबाही के दहाने पर आ गया है। ये वाकया कुछ उरसा पहले एक शहर में पेश आया था, जहां एक लड़की ने फैशन की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी, लेकिन मौत के बाद भी उसे अजाब से दो चार होना पड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लड़की ने ऐसा किया, फैशन किया था और उसे कौन सी सज़ा मिली, तो कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी इसी के शोहर की ज़बानी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम अहमद है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और एक मामूली सी नौकरी करता था। वो कंपनी काफ़ी बड़ी थी। मेरी जॉब वहाँ नई लगी थी, इसलिए मेरी सैलरी कम थी और मेरी अभी इतनी इज्जत नहीं थी। मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, पर मैं बहुत ज़हीन था। एक रोज़ एक लड़की मेरी ज़हानत से बहुत मुतासिर हो गई थी। वो लड़की काफ़ी आज़ाद ख्याल थी और काफ़ी फैशन एबल कपड़े पहनती थी। मैं उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि मैं जानता था कि हमारा रहन सहन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो लड़की हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, अहमद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आखिर तुम क्यों मुझसे नज़रें चराते हो? रहते हो? क्या मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मैं काफ़ी रेज़रो नेचर का था, शर्मीला नहीं था, लेकिन लड़कियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। तभी मैंने उससे मुनासिब अल्फाज में कहा, देखो, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। मुझे लगा जैसे मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था, वहाँ कभी कभार मुझे लड़कियों से बातचीत करनी पड़ती थी। इसी वजह से आयशा से भी बातचीत करता था। एक रोज़ आयशा फिर मेरे पास आई और उसने फिर वही बात कही, देखो अहमद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आखिर मुझ में क्या बुराई है? क्या तुम्हें मुझसे हुसैन लड़की मिल सकती है? वो हमेशा अपनी बातों से मुझे बहलाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता था। एक रोज़ मैंने साफ कह दिया, देखो आयशा, दरअसल बात यह है कि मैं अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की से शादी करूँगा। जहाँ वो मेरा रिश्ता करेंगी, वहीं मैं शादी करूँगा। मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। आयशा कहने लगी, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो? उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि ये सच है कि मैं उसे पसंद करता हूँ था। दिल ही दिल में मैं उसे पसंद करने लगा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपनी पसंदीदगी का इजहार माँ के सामने करूँगा, तो वो मेरी शादी ऐसी लड़की से बिल्कुल भी नहीं करवाएंगी। आयशा का रहन सहन हमसे बेहद मुख्तलिफ था। वो फैशन एबल थी और बोल्ड ड्रेसिंग में हमेशा कंपनी आती थी। एक रोज़ मैंने कहा, आयशा, हमेशा कहा करते थे कि तुम हमारी कंपनी की बेहतरीन मॉडल हो। अगर तुम चाहती हो कि मेरी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुद पर गौर करो और खुद को मेरे मुताबिक ढाल लो। तब शायद हमारी शादी हो जाए। मेरी बात सुनकर आयशा कहने लगी, नहीं अहमद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? आजकल तो ये फैशन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तब मैंने साफ कह दिया, ठीक है, फिर तुम मुझे भी छोड़ो दो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। बस तुम किसी तरह अपनी माँ को ले आओ। जब वो मुझे देखने आएंगी, तो मैं उनके मुताबिक ही ड्रेसिंग कर लूंगी। उसने गोविया मुझे बहुत ज्यादा पुरजोश लहजे में कहा था, और यूं हम दोनों की आहिस्ता आहिस्ता बातचीत होने लगी थी। मैं हमेशा उसे यही कहता था कि हम दोनों की बातचीत होने लगी थी। अपने आप को थोड़ा सा सुधार लो। जब एक रोज़ आयशा कहने लगी कि देखो अहमद, मेरे मामा बाबा मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जब मैं परेशान होता था तो मेरी माँ मुझसे यही कहती थीं कि अहमद, क्या परेशानी है? कोई मसला है तो तुम मुझे बता दो। माँ की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मेरी माँ ने जैसे ही ये बात सुनी तो कहने लगीं, ये क्या क्या है अहमद? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगी। फिर तुम किस लड़की को पसंद करके आए हो? आखिर वो लड़की कौन है? मैंने आयशा की है सारी बातें अपनी माँ को बता दी थीं। मैंने उनसे कहा था कि एक दफ़ा उस लड़की से मिल लें। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे मोहब्बत करती है। हाँ, थोड़ी आज़ाद ख्याल है,
लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे रंग में ढल जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे अकलौते बेटे हो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे कि घर रिश्ता लेकर चले जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने आयशा को सारी हदायत दी थीं कि देखो आयशा, मेरी माँ के सामने अच्छी और सलीकामंद लड़की बनकर रहना ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो जाए। मेरी बात सुनकर आयशा कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ के सामने वैसी ही लड़की बन जाऊंगी। फिर जैसे ही मैं अपनी माँ के साथ आयशा के घर गया तो उनका रहन सहन देखकर मैं भी चौंक गया था। वो बहुत ही अमीर लोग थे और मैं तो एक आम घराने का इंसान था, लेकिन फिर भी आयशा अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी और उन्होंने उसके हमसफर को इसी पर छोड़ा हुआ था जिसने मशरिकी लिबास पहना हुआ था। मेरा दिल पुरस्कून हो गया था कि यहाँ बात बन जाएगी, लेकिन उसने अपना सर नहीं ढांपा हुआ था। मेरी माँ उसे गौर से देख रही थी। मेरी माँ ने उधर कोई जवाब ना दिया, जबकि जैसे ही वो घर आए तो कहने लगे, अहमद, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसे न कोई तरीका है न सलीका। कैसे उसका सर नंगा था? उसे तो सिर ढांपने की भी जहमत नहीं हुई थी। नहीं नहीं, आयशा के साथ तो मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हमीरा का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है और मैं इसे पिका कर रही हूं। उम्मा की बात सुनकर मैंने फौरन इनकार कर दिया कि माँ, ये क्या कह रही हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि मुझे कुछ वक्त देंगी। मैं हमीरा से कैसे शादी करूंगा? जब माँ ने कहा कि कितनी नेक लड़की है, पर्दादार है, गाउन पहनती है, नकाब करती है और तो और अच्छी तरबियत वाली लड़की है, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? देखना, जैसे ही तुम्हारी उससे शादी होगी तो वो तुम्हारी नस्ल को भी वैसे ही तरबियत देगी, फिर तुम्हारी जिंदगी सुनूर जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। मैंने अपनी माँ को काफ़ी समझाया कि देखें, आयशा जॉब करती है, वो अपना खर्चा खुद उठाएगी। हमारे घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं। हमीरा से मेरी शादी होगी तो वो रोज़ रोज़ मुझसे खर्चा मांगेगी। मैं उसे क्या दूंगा? मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अभी मैंने इतना ही कहा था जब माँ ने मुझे फ़ख्र से बताया कि हमीरा की भी बहुत अच्छी जॉब है, वो एक अकेडमी में जाकर पढ़ाती है। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो गहरी सोच में पड़ गया। मैंने काफ़ी एहतिजाज किया कि मुझे हमीरा नहीं बल्कि आयशा से शादी करनी है। आयशा ने खुद को सुधारने की भी कोशिश कर ली थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो खुद को मेरे लिए तब्दील कर देगी, लेकिन मेरी माँ को आयशा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती हमीरा के साथ मेरा रिश्ता पका कर दिया था। हमीरा हमारे मोहल्ले के मौलवी की बेटी थी और दीनदार थी, पर ना जाने क्यों हमीरा से शादी करने पर मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हो रहा था। हमारी शादी हो गई थी और हमीरा दिलान बनकर हमारे घर आ गई थी। शादी वाली रात हमीरा ने मेरा हाथ थामा और मुझे खुशी से कहने लगी कि आप मेरे हमसफर हैं। आज के बाद मेरी सारी जिंदगी आपके नाम है। मैंने अपनी जिंदगी की डूर आपके हवाले कर दी है क्योंकि आप मेरे मजाजी खुदा हैं। उसकी बातों की मिठास से मैं एक ही पल में उसका दीवाना हो गया था। मैंने अभी तक आयशा को कुछ नहीं बताया था, लेकिन मेरी कंपनी वही थी जिसकी वजह से आयशा से मिलता रहता था। तभी एक रोज़ मैंने आयशा को बता दिया कि आयशा, मेरी माँ ने मेरा रिश्ता हमीरा से पका कर दिया था और मैंने हमीरा से शादी कर ली है। आयशा को ऐसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसके बाद से न जाने आयशा के साथ किया हुआ था, वो कंपनी में नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन हो गया था, पर मैं बेचैनी के साथ जैसे ही वापस घर जाता था तो अपनी बीवी की मीठी बातें और पुरस्कून लहजा सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल जाता था और यूं मैं आयशा को भुला चुका था। इसी के साथ मेरी प्रमोशन हो गई थी और यूं मुझे ऐसा लगा था जैसे हमीरा के घर आने की वजह से मेरे नसीब खुल गए हों, क्योंकि रोज़ी तो औरत के मकदर से होती है। लेकिन मैं जब भी हमीरा से ये कहता था कि अब एकेडमी जाने की क्या ज़रूरत है, तो वो हमेशा यही कहती थी, अपना दिमाग पुरस्कून करने के लिए मैं एकेडमी जाती हूँ। वहाँ के बच्चों को पढ़ाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सवाब कमाती हूँ, क्योंकि मैंने जो सीखा है मैं चाहती हूँ कि आने वाली नस्ल को भी सिखा दूँ। ये तो सवाब का काम है। हमीरा हमेशा मुझसे यही कहती थी, और तो और वो वैसे भी बापर्दा होकर जाती थी और पर्दे में ही बच्चों को पढ़ाती थी, जिसकी वजह है से मैं हमेशा उसे कुछ भी नहीं कहता था। हमीरा के आने से मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा तब्दील हो गई थी।
मैं हमीरा को हमेशा अकेडमी छोड़ने जाता था और वापस लेकर भी आता था। जब एक रोज़ अचानक मेरी नज़र हमीरा की अलमारी में गई थी। वो लिबास देखकर तो मैं ठटक कर रह गया था। जब मैंने हमीरा से शिकवा किया कि हमीरा, ये कैसा लिबास है, इतना तंग लिबास तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम जानती हो ना, हमारे खानदान में लड़कियां ऐसा लिबास नहीं पहनती और न ही हमारे इस्लाम में इस बात की इजाज़त है। तो हमीरा फौरन कहने लगी, क्या हो गया है? शोहर के सामने तो एक बीवी को सज धज कर रहना चाहिए, तो क्या ये बात भी मुनासिब नहीं? उसने फौरन ही मुझसे कहा था और मुझे लाजवाब कर दिया था। मुझे अब भी बेचैनी महसूस होती थी कि वो हमेशा वॉशरूम में जाकर चेंज तो करती थी, पर अबाया पहनकर ही वॉशरूम से बाहर निकलती थी। मैंने उसकी इस हरकत पर कभी गौर नहीं किया था। उम्मा तो उसकी बलाएं लेती थीं। उसने पूरे घर को भी संभाला हुआ था और उसकी जाब भी बहुत अच्छी थी। मैं जब भी मौलवी साहब के पास जाता था तो मेरी माँ उनके आगे उनकी बेटी की बहुत तारीफ करती थी। एक रोज़ मैंने मौलवी साहब को देखा जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी बेटी उनसे मिलने आई थी, लेकिन मौलवी साहब ने अपनी बेटी के सर पर हाथ तक नहीं फेरा था। मुझे लगा कि वो उनसे हाथ नहीं नाराज़ हैं, मगर मैं ये जान नहीं पाया था। मैंने मौलवी साहब से कहा, खैर तो है, आप कहीं हमीरा से नाराज़ तो नहीं हैं? मौलवी साहब कहने लगे, नहीं, ऐसी बात है कि मैंने उसे कभी नहीं कहा होगा। नहीं है, मेरी बेटी लाडली है, बस इस वजह से उससे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि अब वो वैसी गलती नहीं करती होगी। मैंने जैसे ही मौलवी साहब की बात सुनी तो चौंक गया था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है। मैंने उनसे पूछना चाहा कि अब मैं हमीरा का शौहर हूं, मेरा जानना भी तो ज़रूरी है कि आखिर उसने कौन सी गलती की थी। मौलवी साहब ने कहा, यह तब की बात है जब तुम उसके शौहर नहीं थे, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पुरानी बातें हैं, भुला दो। पर अब हमीरा सीधे रास्ते पर आ गई है और बहुत नेक हो गई है। उनकी बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि मुझे अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे थे। एक रोज़ अचानक ही हमीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने उससे कहा कि अकेडमी से छुट्टी कर लो, पर हमीरा कहने लगी, नहीं, मुझे अकेडमी जाना ही होगा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का सिलेबस स्कोर करवाना है, अगर न किया तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। वो जल्दी से वॉशरूम गई और अबाया पहनकर वापस आई। मैं भी उसे अकेडमी छोड़ने गया था। वो अकेडमी हमारे शहर के पिछले इलाके में बनी हुई थी। उसके आसपास काफ़ी अजीब और गरीब स्टूडियो हैं वगैरह बने हुए थे। मुझे काफ़ी अजीब लगता था कि आखिर इस जगह पर अकेडमी बनवाने का क्या तक बनता है। दिन यूं ही गुजरने लगे जब एक रोज़ हमीरा ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मैं बाप बनने वाला हूं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मेरे दिल में हमीरा के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। मैं आयशा को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था और अब मैं यही सोचता था कि मेरे नसीब में हमीरा ही लिखी हुई थी। पर जब से हमीरा ने मुझे ये खबर सुनाई थी, तब से वो मुझसे काफ़ी दूर हो गई थी। उसने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया था। वो बस यही कहती थी, अब मेरा किसी काम दिल नहीं करता। उसकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि आखिर हमीरा ये सब क्यों कर रही है। जब एक रोज़ हमीरा वॉशरूम में थी, मैंने उसे काफ़ी आवाज़ें दें, लेकिन वो वॉशरूम से बाहर न निकली। 2 घंटे हो गए थे। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उम्मा ने कहा कि वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ दो। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो हमीरा का बेजान वजूद पड़ा हुआ था। हमीरा को इस हालत में देखकर मेरे होश उड़ गए थे। हमीरा इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका अचानक इस दुनिया से जाना मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। आखिर वो कैसे मुझे छोड़कर चली गई? वो तो उम्मीद से ही चली गई होगी थी, और उसके साथ वो नन्हा वजूद भी मुझे छोड़कर चला गया था। वो दिन मेरे लिए काफ़ी भारी साबित हुआ था। हम लोग अभी हमीरा की मैयत को उठा ही रहे थे जब अचानक एक फ़कीर हमीरा की मैयत के पास आया और कहने लगा, बदकार औरत, गुनहगार औरत, देखना इस पर कब्र का अजाब नाजिल होगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं गुस्से से आग बगूला हो गया और उससे कहा, खबरदार, मेरी बीवी पर ऐसी तहमत भी न लगाना। मेरी बीवी नेक और परहेजगार थी, पर्दे में रहती थी। तुम क्या जानो मेरी बीवी कैसी थी। जब वो फ़कीर मेरी बात पर हंसने लगा था और कहने लगा, देखना, ऐसा कब्र का अजाब आएगा कि तुम खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था।
वो ये कहकर वहां से चला गया था। उसके बाद हर कोई एक दूसरे से छहमगुइयां कर रहा था कि आखिर उस फकीर ने ऐसी बात क्यों कही है, क्योंकि वो फकीर जो भी बात कहता था वो सच होता था, साबित होती थी। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही कब्र खोदने वाले ने मेरी बीवी की कब्र की खुदाई की तो अचानक से वो मेरी तरफ फटी फटी नजरों से देखने लगा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? जब कहने लगा, खुद ही देख लो। मैंने जैसे ही कब्र में झांका तो एक सानेप अपना फन फैलाए वहां मौजूद था, जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया था। हर कोई फिर से चहमगुइयां करने लगा था, जबकि मैंने कब्र खोदने वाले से कहा था, कोई बात नहीं, दूसरी जगह कब्र खोदू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यूं 3-4 कब्रें खोदी गईं, हर कब्र से सानप निकलता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि अब क्या क्या जाए। इतने में हमीरा के बाप मौलवी साहब कहने लगे कि हमीरा को उसी कब्र में दफना दिया जाए। मैंने मौलवी साहब से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बीवी को ऐसी कब्र में क्यों दफनाऊं जहां पहले से ही एक जहरीला सानप मौजूद है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मौलवी साहब ने मेरी बात सुनी और कहने लगे, अल्लाह का यही हुक्म है, हमीरा को उसी कब्र में दफनाया जाएगा। और यूं फिर एक और कब्र खोदी गई, उधर से भी 3-4 सांप निकले थे। हमीरा को उस कब्र में दफना दिया गया था और ऊपर मिट्टी डाली गई थी। मैं बहुत ज्यादा तड़प रहा था कि न जाने मेरी बीवी की मैयत के साथ क्या हो रहा होगा। वो सानप जरूर हमीरा को काट खाएंगे, उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसे अजियत से दो चार करते रहेंगे। पर मैं बहुत मजबूर था। मुझे उसी फकीर की बातें याद आ रही थीं। मैं मौलवी साहब के पास चला गया था और उनसे कहा, हकीकत क्या है? क्यों हमीरा की कब्र में सांप निकले? उसकी क्या हकीकत है? मौलवी साहब ने मुझे देखा, उनकी आंखें नम थीं। कहने लगे, ये उसी गलती की सजा है जो हमीरा ने की थी। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं जानना चाहता था कि मेरी बीवी ने ऐसी कौन सी गलती की है कि अब उसकी कब्र पर यूं सांपों का डेरा जमा हुआ था। मैं वैसे तो उसके माजी को खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन अब हर कोई यही कह रहा था कि अहमद की है कि अब उसकी कब्र पर यूं सांपों का डेरा जमा हुआ था। मैं वैसे तो उसके माजी को खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन अब हर कोई यही कह रहा था कि अहमद की है कि अब उसकी कब्र पर यूं सांपों का डेरा जमा हुआ था। मैं वैसे तो उसके माजी को खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन अब हर कोई यही कह रहा था कि अहमद की है कि अब उसकी कब्र पर यूं सांपों का डेरा जमा हुआ था। मैं वैसे तो उसके माजी को खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन अब हर कोई यही कह रहा था बीवी को कब्र का अजाब नाजिल हुआ है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी वजह से मुझे अकेडमी का ख्याल आया। मैं उस अकेडमी में चला गया था। मैंने जैसे ही हमीरा के बारे में तफसील मालूम की तो ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि हमीरा नाम की कोई टीचर हमारी अकेडमी में नहीं पढ़ाती, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं थके हुए कदमों के साथ वहां से वापस आया था जब उसी बूढ़े फकीर पर मेरी नजर पड़ी थी, जो कि वहां बैठकर भेंट है मांग रहा था। उसे जैसे ही मैंने देखा तो फौरन ही अपने काम में मसरूफ हो गया था, नजरें चरा रहा था। मुझे याद आया था कि जब भी मैं हमीरा को छोड़ने आता था तो वो हमेशा मुझे देखकर नजरें चरा लेता था और अफसोस करता था। मैं उसके पास गया और कहा, आज मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। क्या तुम मेरी बीवी को यहां आते देखते थे? वो कहने लगा, हां, तुम उसे खुद ही छोड़कर जाते थे, पर उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन उसे बताया कि मेरी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है, लेकिन उसकी कब्र पर अजाब आया है और हर कोई यही कह रहा है कि वो बदकिरदार थी। मैंने जैसे ही ये कहा तो वो कहने लगा, हां, इस्तग़फ़िरुल्लाह, तुम्हारी बीवी बहुत बुरे काम करती थी। मैं फौरन चौंक गया और उससे पूछा, आखिर हमीरा क्या काम करती थी, क्या तुम्हें भी पता है? वो कहने लगा, हां, तुमसे शादी करने से पहले भी वो इसी जगह पर आकर रुकती थी। मैंने उससे पूछा, क्यों, आखिर इस जगह में क्या है? वो कहने लगा, हां, तुमसे शादी करने से पहले भी वो इसी जगह पर आकर रुकती थी। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी बीवी हमीरा इस गली के अंदर जाती थी जहां स्टूडियो है। मैंने जैसे ही उसकी बातें सुने तो मैं सहम गया था। मेरे कदम भारी हो गए थे,
मुझसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा था, पर मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरी बीवी स्टूडियो क्यों जाती थी। जैसे ही मैं स्टूडियो गया तो वहाँ मैनेजर हो गए थे। मुझसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा था, पर मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरी बीवी स्टूडियो क्यों जाती थी। जैसे ही मैं स्टूडियो गया तो वहाँ मैनेजर हो गए थे। मुझसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा था, पर मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरी बीवी स्टूडियो क्यों जाती थी। जैसे ही मैं स्टूडियो गया तो वहाँ मैनेजर हो गए थे। मुझसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा था, पर मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरी बीवी स्टूडियो क्यों जाती थी। जैस बैठा था। मैंने जल्दी से उससे हमीरा का नाम लेकर पूछा कि क्या ये लड़की यहाँ आती थी। वो कहने लगा, नहीं, इस नाम की कोई लड़की भी हमारे पास नहीं आती थी। तभी मैंने जल्दी से उससे कहा, क्या मैं मॉडल्स की तस्वीरें देख सकता हूँ? वो कहने लगा, इस बात की इजाज़त नहीं है। तो मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि मैं अपनी बीवी हमीरा के बारे में जानना चाहता हूँ, और अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो मैं ये जान नहीं पाऊंगा। इसी वजह से तुम मेरा साथ दो। ये कहते ही उसने मुझे तस्वीरें दिखाएं। एक के बाद एक लड़की की तस्वीर में देखता रहा, लेकिन आखिर में एक तस्वीर देखकर मेरा ज़ब्त जवाब दे गया। एक चीख मेरे हलक से निकली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। वो एक ब्रांड के कपड़ों की तस्वीर थी जिन्हें पहनकर हमीरा ने तस्वीरें बनवाई हुई थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी, जो इतने पर्दे में रहती थी और पर्दे की पाबंद थी, वो मेरी पीठ पीछे ऐसे बेहया काम करेगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी बीवी हमीरा की सच्चाई थी जो अब मेरी आंखों के सामने आ गई थी, लेकिन मेरा दिल इसको मानने से इनकार कर रहा था। मैंने फौरन ही हमीरा की वो सारी तस्वीरें अपने पास रख ली थीं। वो जल्दी से घर आकर मैंने उन तस्वीरों को जला दिया था, पर आखिर मेरे साथ इतना बड़ा खेल रचाया गया था। मुझे इसकी सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई गई थी? मैं यही सोच रहा था। इस सोच के साथ ही मैं फौरन मौलवी साहब के पास गया था। मैंने मौलवी साहब को सारी बात बता दी थी कि मुझे आपकी बेटी की सारी सच्चाई पता चल गई है, पर आपने मुझसे उसकी सच्चाई क्यों छिपाई? वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करता। न जाने अल्लाह ने ऐसी आजमाइश क्यों लाकर रखी थी। मेरी सारी बेटियां अपने दीन की पाबंद थीं, पर मेरी छोटी बेटी मेरे लाड की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसमें मेरी गलती थी। मैं हमेशा उसे छूट देता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था कि वो छोटी है। जब एक रोज़ उसने जाने कैसे मुझसे ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे मॉडलिंग करनी है, हमेशा उसे छोड़ देता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था कि वो छोटी है। जब एक रोज़ उसने जाने कैसे मुझसे ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे मॉडलिंग करनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। मैंने उससे फ़ौरन कह दिया था कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। तब से मेरी बेटी हमेशा यही करती थी। वो जब भी बाहर जाती थी तो यही कहकर जाती थी कि वो कॉलेज जा रही है, लेकिन वो कॉलेज नहीं बल्कि ऐसे ही स्टूडियोज़ में जाती थी और वहाँ जाकर शूट करवाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि बेटी पैदा करना मेरे लिए इतना बड़ा अजाब होगा। मैं हमेशा यही दुआ करता था कि क्या करूं? अगर हमीरा ने यही करना था तो अल्लाह ने उसे भेजा ही क्यों? मेरी बीवी हमेशा मुझे समझाती थी। मैंने उसे काफ़ी हदायत दी थी। मैंने बहुत मना किया था। हमीरा हमेशा यही कहती थी कि नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, ये मेरा शौक़ है। मैं अपने शौक़ ज़रूर पूरे करूँगी। और इस तरह वो काफ़ी गैर मुहज़्ज़ब कपड़ों में मॉडलिंग करती थी। मैंने उसे हिदायत देने की बहुत कोशिश की थी। हमेशा उसे हदीसें सुनाता था। उसे ये बताता था कि जब ऐसे कपड़े पहने जाएं तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा अजाब नाजिल होता है, पर वो मेरी कोई बात नहीं सुनती थी। इसी वजह से मैं जल्द उसकी शादी करवाना चाहता था ताकि शादी के बाद वो सिधर जाए। उसने मुझसे यही शर्त रखी थी कि मैं तब शादी करूंगी जब मेरे इस राज को मेरी शादी के बाद मेरे शौहर को न बताया जाए। इसी वजह से मैं हमेशा तुमसे उसके मुताल्लिक कोई बात नहीं करता था, बस तुमसे यही कहता था कि उससे गुनाह हुआ है, उसे माफ़ कर दो। मुझे लगा था शायद वो सिधर गई है, पर मैं नहीं जानता था कि वो अभी तक नहीं सिधरी।
मैंने उनकी बातें सुने तो मैं उनका दर्द जान गया था कि अपनी जवान बेटी की मौत और फिर उसके बाद कब्र के अजाब का उन पर कितना दर्द होगा। अब हर कोई ये भी तो कह रहा था कि मौलवी साहब की बेटी पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है कि उसकी हमेशा के लिए होगा। कब्र सांपों से भर गई है। मौलवी साहब उस सदमे की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। मैं ये जान गया था कि जब हमीरा उम्मीद से हुई थी तो वो आखिर क्यों इतनी परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसे यही परेशानी थी कि अब वो शूटिंग कैसे करेगी, क्योंकि शूटिंग के लिए तो उसे खुद को फिट रखना था। इसी परेशानी की वजह से शायद उसकी मौत हो गई थी। पर मेरी माँ अब हमेशा यही कहती थी कि मैं माफ कर दूं। काश मैंने आयशा से तुम्हारी शादी पर रजामंदी जाहिर की होती। आयशा तो खुद को नेक रास्ते पर लाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ऐसी लड़की लिखी थी जो कि देखने में तो नेक थी, लेकिन अंदर उसने ऐसा राज छिपा रखा था जो कोई भी नहीं जानता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये बात समझ आती है कि किसी के हुलिये से उसे बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। जैसे किसी किताब को हम उसके खूल से बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, उसी तरह किसी भी इंसान का हम उसके हुलिये से बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो अंदर से भी वैसा ही होगा।